नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने लोक सेवा आयोग की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? करंट में आया है साथियों कि जो यूपीएससी है उसने एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। एक्सीलेंस सेंटर हिंदी में उत्कृष्टता केंद्र। लोक सेवा आयोग की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली के लिए किस चीज के लिए? तो लोक सेवा आयोग के सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली के लिए यूपीएससी ने एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार ने प्रीति सूदन का स्थान लिया। याद रखेंगे, प्रीति सूदन जी थी, अभी हाल ही में डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं। अगर आपसे यही पूछ दे कि लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, तो उत्तर हो जाएगा रोज बारकर। रोज बारकर संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और डिटेल देखिएगा यूपीएससी का। हमारे देश में जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन हमारे भारत में हुआ था। किस सन में हुआ था? तो 1926 में। कई बार प्रश्न पूछा गया है लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? 1926 में। किस अधिनियम से हुआ? तो 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से हुआ था। कितने प्रकार के लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में हमारे संविधान में लिखा है? तो याद रखेंगे 3 प्रकार का लोक सेवा आयोग होता है साथियों। पहला जो है यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस आईएफएस का एग्जाम कराती है, साथ ही साथ सीडीएस का एपीएफओ का भी एग्जाम कराते हैं साथियों। इसके अलावा हर राज्यों का लोक सेवा आयोग होता है, जैसे बिहार पीसीएस का जो परीक्षा कराती है, बीपीएससी हो गया, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीपीएससी, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन है, महाराष्ट्र का पब्लिक सर्विस कमीशन है। यानी कि राज्यों का अपना अलग पब्लिक सर्विस कमीशन है, लोक सेवा आयोग है। इसके अतिरिक्त संविधान में लिखा है तीसरे प्रकार का जेपीएससी होगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रावधान है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग रहेगा, तो वो जेपीएससी कहलाता है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग का गठन। तो 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग हैं साथियों अनुच्छेद 315 में। अगर पूछे अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का अधिकार है। दूसरा करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर कितनी हो गई? याद रखिएगा 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता छत्तीसगढ़ राज्य की हो गई। पूर्व में जो क्षमता थी 1400 मेगावाट, मात्र 1400 मेगावाट यानी 1400 मेगावाट क्षमता थी। अभी यह इस वर्ष बढ़ करके 30,000 मेगावाट हो गई। रिकॉर्ड वृद्धि हुआ है बिजली उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य का स्टैटिक जीके देखिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है रमन डेका, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और रायपुर भारत की विकसित शहर में आती है साथियों। इसको बसा बसाया शहर है यह, अभी हाल ही में नवीनतम शहरों में यह है। जैसे चंडीगढ़ बसाया हुआ शहर है, गांधीनगर बसा बसाया शहर है, नोएडा है, ऐसे ही रायपुर भी नवीनतम शहर है, बसाया गया है। अच्छा, छत्तीसगढ़ को याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ हमारे भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन वर्तमान में कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया? उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य ने अभी हाल ही में एक कैलेंडर जारी किया जिसका नाम शरद ऋतु कैलेंडर है, या उसे ऑटम कैलेंडर भी कहा गया साथियों। ऑटम कैलेंडर किस राज्य से संबंधित? मेघालय राज्य से संबंधित। उद्देश्य क्या है? तो ये पर्यटन हेतु जारी किया गया एक महीने का कैलेंडर है, जिसमें साथियों उस राज्य के यानी कि मेघालय राज्य की समृद्धि को माह भर प्रदर्शित किया जाएगा। अलग अलग दिन, अलग अलग त्योहार, अलग अलग सप्ताह में अलग अलग त्योहार और वहां के जो उत्सव महोत्सव है वो प्रदर्शित किए जाएंगे। ऑटम कैलेंडर या शरद ऋतु कैलेंडर मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग, और मेघालय में दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय राज्य में मेघों का आलय यानी मेघों का घर, राजधानी इसके साथियों शिलोंग। शिलांग के बारे में याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि पूर्वोत्तर भारत में जब 7 सिस्टर स्टेट नहीं था, एक राज्य था असम, तो असम की राजधानी उस समय क्या थी? तो असम की पूर्व राजधानी शिलोंग ही थी, जो आज मेघालय की राजधानी है साथियों। और दूसरी बात कि मेघालय में एक तहसील है चेरापूंजी तहसील। चेरापूंजी तहसील मानिसराम जगह, यहाँ पर दुनिया की सर्वाधिक वर्षा होती है। 1100 सेंटीमीटर वर्षा सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? मेघालय में, मेघालय के चेरापूंजी तहसील के मानिसराम गांव में। अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है।
और उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। चौथा करंट अफेयर है, एस एंड पी के अनुसार अगस्त 2025 में भारत का सेवा क्षेत्र पीएमआई 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया? उत्तर हो जाएगा साथियों 62.9। 62.9 हमारा एक रैंकिंग है, देखिएगा पूरा डिटेल। एस एंड पी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यह एक रिपोर्ट प्रदर्शित करने वाली संस्थान है। इसने बताया हमारे भारत में अगस्त 2025 तक, इस वर्ष तक, जो सेवा क्षेत्र का इंडेक्स है जिसको कहते हैं पीएमआई, सेवा क्षेत्र का इंडेक्स पीएमआई 15 साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, 62.9 पर पहुंच गया। यह इंडेक्स है क्या? यह फुल फॉर्म पीएमआई का देखिएगा, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई का फुल फॉर्म है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स। ये क्या करता है? तो विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र यानी सर्विस क्षेत्र, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का यह एक संकेतक है पीएमआई। इसको कौन जारी करता है? एस&पी जारी करता है। भारत का पीएमआई रैंक कितना है हमारा? तो 62.9 है। अगला करंट अफेयर देखिएगा साथियों, भारत ईएफटीए व्यापार समझौता आधिकारिक रूप से कब लागू होगा? तो अभी हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 से भारत ईएफटीए व्यापार समझौता, यह एक एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यह लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से। पूरा डिटेल देखिएगा साथियों, है क्या? यह व्यापार, श्रम और मानवाधिकार के मामलों के लिए, व्यापार, श्रम और मानवाधिकार के मामलों के लिए यह एक एमओयू था, समझौता था। किससे हुआ है? तो हुआ है ईएफटीए संगठन से। ये क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड संघ है। ईएफटीए का फुल फॉर्म हो गया यूरोपियन फ्री ट्रेड, और ए से हमारा हो जाएगा साथियों एसोसिएशन, संघ। यू ईएफटीए यूरोपियन फ्री ट्रेड संघ समझौता है जिसमें 4 देश हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिंचेस्टाइन, चारों यूरोपीय देश हैं। इन्हीं चारों देशों को कहा जाता है ईएफटीए कंट्री। ईएफटीए और भारत में व्यापार के लिए समझौता हुआ है। कितने क्षेत्र में? तो 3 मामलों में, 3 क्षेत्र में, व्यापार, श्रम और मानवाधिकार के लिए समझौता तो हो गया था, लेकिन उसकी चीजें लागू कब से होंगी हमारे देश में? तो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। पूरी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में होगा। इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगा। पूर्व में साथियों 2023 में 2 वर्ष पूर्व हमारे भारत में हुआ था, याद रखे रहेंगे। और पहली बार ये ऐसा अवसर है कि यह मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप जो होगा उसमें महिला और पुरुष दोनों लोगों का जो टूर्नामेंट होता है एक साथ होगा, अलग अलग नहीं होगा कि पहले महिला बॉक्सिंग विश्व कप फिर पुरुष, एक ही साथ महिला और पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन इंग्लैंड के लिवरपूल में होगा। पहली बार हो रहा है दोनों एक साथ, इसलिए महत्वपूर्ण, याद रखे रहेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरा ये एक रैंकिंग आता है कि हमारे भारत में सर्वोच्च आईटी संस्थान कौन है, सर्वोच्च नवाचार संस्थान कौन है, सर्वोच्च यूनिवर्सिटी कौन है, सर्वोच्च कॉलेज कौन है, सर्वोच्च फार्मेसी कौन है, सर्वोच्च प्रबंधन संस्थान कौन है, इन्हीं सब का रिपोर्ट आता है। पूरी बात ध्यान से समझिएगा। उत्तर हमारा होगा इसका डी, प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आईआईएम बेंगलुरु रहा, ये गलत हो जाएगा, अहमदाबाद रहा प्रबंधन श्रेणी में। और भी डिटेल देखिएगा, ये 17 श्रेणियों में जारी हुआ। एनआईआरएफ रैंकिंग 17 श्रेणी, 17 कैटेगरी में जारी हुआ। 10वां संस्करण था, 17 श्रेणी में जारी हुआ। कौन जारी करता है? तो शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। ओवरऑल श्रेणी में यानी समग्र श्रेणी में हमारे भारत का शीर्ष संस्थान जो रहा, एजुकेशन संस्थान, आईआईटी मद्रास रहा। आईआईटी मद्रास ओवरऑल में समग्र श्रेणी में शीर्ष पर रहा। इंजीनियरिंग कॉलेज श्रेणी में आईआईटी मद्रास शीर्ष पर रहा, ये भी बात सही है। प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद रहा, बेंगलुरु नहीं, यही हमारा उत्तर हो जाएगा साथियों। लेकिन शीर्ष है कौन प्रबंधन में? तो आप याद रखेंगे आईआईएम अहमदाबाद है। ऐसे ही लॉ की पढ़ाई में, कानून की पढ़ाई में नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु का यह भारत का शीर्ष संस्थान है। इनोवेशन नवाचार में आईआईटी मद्रास भारत का शीर्ष संस्थान है। अनुसंधान रिसर्च में आईआईएससी बेंगलुरु है। रिसर्च अनुसंधान में आईआईएससी बेंगलुरु हमारे भारत का शीर्ष इंस्टीट्यूट है, संस्थान है। अगला प्रश्न देखिएगा है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कुल कितने शिक्षकों को चुना गया? तो साथियों हमारे भारत के टोटल 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया 45 शिक्षकों को। किस अवसर पर? तो 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर। 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के 45 शिक्षकों को
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अच्छा साथियों, अगर आपसे पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो आप उत्तर करिएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और इसके एक महीना पहले 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर शिक्षा मंत्रालय ने 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया, जिसमें से महिला साथियों, महिला 21 हैं और पुरुष 24 हैं। 24 पुरुष और 21 महिला हैं। उत्तर प्रदेश से अगर पूछ रहे तो उत्तर प्रदेश से 2 लोगों का चयन हुआ है। 2 नाम आपको याद रखना है, मधुरिमा तिवारी, मधुरिमा तिवारी, और दूसरे शिक्षक हैं रामलाल सिंह यादव, रामलाल रामलाल सिंह यादव, रामलाल सिंह यादव। ये 2 उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक हैं। सितंबर 2025 को नई दिल्ली में जीएसटी की कौन सी बैठक संपन्न हुई? याद रखिएगा, 56वें क्रम की जीएसटी की बैठक हुई नई दिल्ली में। डेट 3 सितंबर 2025 को, 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में जीएसटी की बैठक हुई। बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन इसमें लिया गया साथियों। याद होगा आपको, 28% का जो जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब था, इसको समाप्त करके 18% जीएसटी स्लैब लागू कर दिया गया। ये यानी कि जो भी बैठक होता है साथियों, उस बैठक में जीएसटी से संबंधित संशोधन होता है, जीएसटी से संबंधित कानूनों का क्रियान्वयन होता है। जीएसटी कब लागू हुआ था, क्या है, पूरा डिटेल देखिएगा। जीएसटी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। 101वां संविधान संशोधन से हमारे देश में जीएसटी लागू हुआ था। किस डेट को लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में एक सप्ताह बाद यानी 7 जुलाई 2017 को लागू हुआ। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? तो 1954 में विश्व में पहली बार फ्रांस देश ने जीएसटी लागू किया था। हमारे भारत में जो जीएसटी का मॉडल अपनाया गया किस देश से लिया गया है? तो कनाडा देश का मॉडल अपनाया गया है। जीएसटी का काउंसिल का जो बैठक होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 279A में लिखा हुआ है जीएसटी काउंसिल के बारे में। अभी हाल ही में 28% स्लैब को समाप्त करके उसको 18% पे इंक्लूड किया गया। जीएसटी का जनक कौन थे? जीएसटी का जनक अगर आपसे पूछे साथियों तो विजय केलकर साहब का नाम याद रखिएगा। विजय केलकर जीएसटी के फादर हैं। विजय केलकर समिति के ही सिफारिश पर जीएसटी हमारे देश में लागू हुआ। इससे पूर्व में असीम दास गुप्ता समिति भी जीएसटी से संबंधित था। असीम दास गुप्ता समिति का संबंध जीएसटी से था। जीएसटी को साथियों वस्तु एवं सेवा कर, माल एवं सेवा कर, उत्पाद एवं सेवा कर भी कहा जाता है। तो साथियों ये था आज का 9 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा हम लोग का प्रयास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उन सभी का वेलकम है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको हिंदी, जीएस और करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोडेड मिलेगा। आप उसको जाइए, विजिट करिए, पढ़िए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।